नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एस के माथुर जी2एस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपका यूपी पीएससी जो पॉलिटेक्निक लेक्चरार का पेपर है, पॉलिटेक्निक लेक्चरार का पेपर, उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। इसमें लेक्चरार भी है सिविल के लिए, और उसके बाद आपका जो मैकेनिकल है, मैकेनिकल के लिए लेक्चरार भी है, और वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट भी है, वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट भी है, सुपरिटेंडेंट। ठीक है, तो इसमें हम आपको एक आइडिया देंगे। आप लोग तो पढ़ाई कर ही रहे होंगे एज पर योर एग्ज़ाम। जो आपकी डेट थी पहले से प्रेडिक्टेड थी कि इस डेट में एग्ज़ाम होगा। जो उसमें जो विज्ञप्ति आई थी उस टाइम जो डेट मेंशन थी शॉर्ट नोटिस में, उसके बाद न्यू डेट आई थी और उसी डेट पे पेपर हो रहा है, आप सभी को पता होगा। और कैसे पढ़ना है एंड मोमेंट में, जो पढ़ नहीं रहा है वो तो कुछ नहीं कर पाएगा। जो पढ़ रहा है, जिसने पहले भी पढ़ा है, वो भी रिवीजन कर सकता है अच्छी तैयारी की हो। तो 22/12/2021 को आपको पेपर है। जिन्होंने फॉर्म भरा है उनको पता होगा 22/12/2021 को एग्ज़ाम है आपका पॉलिटेक्निक का। ठीक है, नोट करने वाली बात है, अभी तक जो था इसमें रिटन एग्ज़ाम नहीं होता था। अभी तक इसमें रिटन एग्ज़ाम नहीं था, रिटन एग्ज़ाम नहीं था, विज्ञप्ति आती थी और बीच में एक बार और फिर ये फॉर्म भरवाते थे। आधे बच्चे को पता नहीं होता था सेकेंड टाइम भरने के लिए, फिर आपका डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल आती थी, इंटरव्यू कॉल आती थी और आपका सिलेक्शन हो जाता था। और कैटेगरी वाइज आपकी मिनिमम कट ऑफ डिसाइड की जाती थी, इतने इतने बच्चों को बुलाया गया है। पहले जब आपने फॉर्म भरा, मान लो कि 1 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, ठीक है। उसके बाद एक एग्जांपल दे रहे, उसके बाद ये क्या करते हैं, 2-3 साल तक सो जाते थे, पहले का बता रहा हूँ। उसके बाद फिर से बीच में एक नोटिस निकाल देते थे कि दोबारा से इसके फॉर्म फिल करने। आधे बच्चों को मैसेज मिलता ही नहीं था यहाँ से, मुश्किल से 30-40% बच्चों को पता चल पाता था, सबको नहीं, ना कोई मैसेज ना मेल। शॉर्ट नोटिस आती थी वेबसाइट में कि आप एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए दोबारा से फॉर्म पहले जो होता था। उसके बाद क्या होता था, परसेंटेज बेसिस पे डायरेक्ट इंटरव्यू की कॉल आ जाती थी। ठीक है, अभी तक इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ था। रिसेंट आपका 9-10 साल के अंदर की बात बता रहा हूँ। लेकिन इस बार शायद फॉर्म ज़्यादा होने की वजह से, इसमें लिखा था कि फॉर्म ज़्यादा होने पे आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, तो रिटन एग्ज़ाम इस बार हो रहा है। ठीक है, और पेपर पैटर्न क्या होगा, पेपर पैटर्न को लेके सबको पता है। एग्ज़ाम वही शेड्यूल आपका जो पैटर्न यूपीपीएई का होता है, यूपीपीएससी एई का होता है, यूपीपीएससी एई का जो पैटर्न होता है वही वही सेम सिलेबस और पैटर्न है। लेकिन क्या एग्ज़ाम लेवल, जो एग्ज़ाम का लेवल है वो भी आपका एई के इक्विवेलेंट होगा? वो नहीं होगा, आपके एई के इक्विवेलेंट एग्ज़ाम का लेवल नहीं होगा, थोड़ा सा उससे हल्का होगा। तो क्या जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की है, जिन्होंने टेक्निकल छोड़ दिया, पढ़ाई लिखाई नहीं की, वो एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, बहुत मुश्किल है। लेकिन आपका अगर अच्छी पकड़ है, आप शॉर्ट नोट्स रिवाइज करके जाके अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। शॉर्ट नोट्स से अगर क्रैक कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। पॉलिटेक्निक में मेरे ख्याल से पॉलिटेक्निक के लिए एग्ज़ाम है, तो जैसा इसका इंटरव्यू हुआ है, पहले मैंने चैनल पे डाला है, बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते थे। ठीक है, क्योंकि डिप्लोमा के बच्चों को पढ़ाना है इसलिए। लेकिन अब अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है कि बेसिक लेवल तो नहीं, लेकिन नॉर्मल लेवल आपका पेपर ज़रूर आएगा। नॉर्मल लेवल, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा बेसिक, मीडियम एवरेज आपका पेपर रहेगा। तो जो मुझे जो लग रहा है 70% आपकी थ्योरी रहने वाली है एग्ज़ाम में, क्योंकि आपका पॉलिटेक्निक का है। एई का होता तो बात अलग थी। जो मेरा एक्सपेक्टेशन है वो 60-70% जो रहेगी वो आपकी थ्योरी रहेगी, और आपका बचा हुआ 30-40% जो है, 30-40% जो है आपको न्यूमेरिकल होंगे। पेपर पैटर्न वही है आपका। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। पेपर 1 जो है आपका है, पेपर 1, उसके बाद लास्ट में बताऊँगा कि पेपर 1 में जो आपका है हिंदी है, ठीक है, और प्लस आपका टेक्निकल 1 है। जो भी आपका टेक्निकल होगा, पेपर 1 पेपर 2 आपको पता है, टेक्निकल 1 ये आपका हिंदी के आपके 25 क्वेश्चन होंगे 75 मार्क्स के। ठीक है, और टेक्निकल के आपके जो क्वेश्चन होंगे वो 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 300 मार्क्स के ये होंगे आपके, और ये क्वेश्चन है आपके। ठीक है, और समय होगा आपका, सबको पता चल गया होगा, 2.5 घंटे का समय, ये तो आपका वही कॉमन है। अब हिंदी का जो आपका जो सिलेबस होगा, वो सिलेबस क्या है आपका हिंदी का, हिंदी का सिलेबस जो है उसमें आपको मेनली देखिए, अभी तो समय कम है, आपको जो मेन मैं बता देता हूँ वो पढ़ लेना है।
और अभी मैं बता देता हूँ डिटेल में नीचे। पेपर 2 आप सबको पता है, पेपर 2 जो है जीएस प्लस टेक्निकल 2, टेक्निकल 2, ठीक है। जीएस में आपका वही 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के, ठीक है। उसके बाद आपका टेक्निकल में 100 क्वेश्चन कितने मार्क्स के, 300 मार्क्स के। तो ये आपका जो टोटल हो जाता है, उसके बाद आपका ये रिटर्न निकालने के बाद आपका जो यहाँ से आपका जो होगा, कितने क्वेश्चन हो गए, 250 क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है। कितने नंबर का आपका ये नंबर, आप 600 700 नंबर आपको यहाँ से आप जोड़ सकते हैं कितने मार्क्स का होगा, ठीक है। 750 मार्क्स का ये हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद आपका इंटरव्यू जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा। इंटरव्यू जो होगा 100 मार्क्स का, ये सबको पता है। 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा जो रिटन क्वालिफाई करेगा उसके बाद, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से आजकल कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा पढ़ने वाले हो गए हैं कि कट ऑफ आपका एई का आप कट ऑफ देख सकते हैं कितना कट ऑफ गया है। तो टोटल मार्क्स जो आपके हो जाएंगे, टोटल मार्क्स जो पेपर का होगा वो आपका 850 मार्क्स का होगा। इसमें से आप ये मान के चलिए कि कम से कम आपको 70% के करीब मार्क्स लाने पड़ेंगे सिलेक्शन के लिए, ठीक है। जो मुझे लगा है 68 to 70% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे सिलेक्शन के लिए इसमें। अब देखिए जो आपकी जो जीएस का पेपर है वो बहुत डिसाइडिंग हो जाएगा, क्योंकि 25 क्वेश्चन 75 नंबर के हैं। 25 क्वेश्चन होंगे लेकिन वो 75 मार्क्स के होंगे, ठीक है। डिसाइडिंग इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसमें ज़्यादा टफ नहीं आएगा। आपका क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया होगी। हिस्ट्री ऑफ इंडिया से कम आप 25 क्वेश्चन है तो मान के चलो कि 5 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से होंगे। और हिस्ट्री कैसी होगी, हिस्ट्री ज़्यादा फोकस किया जाएगा आपका जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, क्या इसमें कंसेप्ट किया जाएगा, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री का पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल एस्पेक्ट पे आपका ध्यान दिया जाए। मेरे ख्याल से 5 क्वेश्चन आपके इसमें से हो सकते हैं हिस्ट्री। ये आपका हो गया 25 में से 5 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होगा, उसके बाद आपका जो दूसरा है सेकेंड पार्ट, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। बेसिक देखो डिटेल में तो पढ़ने का टाइम नहीं है, आप टेक्निकल हैं, नॉन टेक्निकल में इतना टाइम देंगे भी नहीं और क्वेश्चन फंसने के चांसेस भी बहुत कम, मतलब पूरा 25 में से 25 तो कोई नहीं कर सकता है। इसमें आप 10-15 क्वेश्चन भी सही करते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है। और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में क्या क्या आपका है, इसमें से भी मुझे जो लगता है वो आपके 5 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स होंगे। ज्योग्राफी में क्या आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको नॉलेज होना चाहिए फिजिकल एंड ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है। आपको फिजिकल एस्पेक्ट और जोग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसमें आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। आप चाहें तो प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस उठा के देख लीजिएगा, टाइम मिलता है तो आप शॉर्ट नोट्स वगैरह मेडिस जी के जो नोट्स होते हैं वो आप पढ़ सकते हैं। अगर पहले से पढ़ रहे हैं तो रिवीजन कर सकते हैं। थर्ड जो है वो आपका इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें आपके आर्टिकल्स ज़्यादा रहते हैं, आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स जो हैं आपके मेनली उसी से क्वेश्चन रहेगा। इसमें जो मुझे लगता है वो आपके 5 to 8 क्वेश्चंस होंगे इसमें से, ठीक है। और आपका इसमें क्या मेनली इम्पॉर्टेंट है, बेसिक नॉलेज जो होना चाहिए स्टूडेंट को आपके इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को स्टैंड करने के लिए उसमें आपका होना चाहिए, ठीक है। उसका नॉलेज मतलब बेसिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स, एंड आपका जो पहले से पढ़ा होगा, सबने एग्ज़ाम दिए हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का आपका जो बेसिक है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का एस्पेक्ट जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है, ठीक है।
उसके बाद माय डियर आपका जो लास्ट है जो एंड बहुत इम्पॉर्टेंट है फोर्थ, वो आपका है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस। तो इसको आप एक तरीके से करंट अफेयर कहते हैं। अब लगभग मैंने बोल दिया है 15 से 18 क्वेश्चन हो चुके हैं और 25 क्वेश्चन आने हैं। तो इसमें से जो मुझे लगता है 7 to 10 क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं। करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है और प्लस माइनस 3-4 क्वेश्चंस आप कंसीडर करके चलिए। तो ये आपका जीके का पोर्शन जो मैंने आपको अभी बताया। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट आपका हिंदी में, तो देखिए माय डियर, हिंदी तो बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी है, उस हिंदी में आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं। तो जो मेन चीज़ें आपको पढ़ के जानी है हिंदी में वो आप देख लीजिए। बेसिकली आपका 10th लेवल का रहेगा। इसमें भी देखिए हिंदी में भी आपके 25 क्वेश्चन हैं, हिंदी में भी आपके 25 क्वेश्चन हैं। इसमें से जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ जो ज़्यादा आते हैं क्वेश्चन, देखिए 2 से 3 क्वेश्चन के आपको मिल जाएंगे हिंदी वर्णमाला के क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते हैं। स्वर और व्यंजन जो होता है, वर्ण विचार कह लो या वर्णमाला कह लो, इसमें स्वर व्यंजन से लेके प्रोनाउंसिएशन कहाँ से होता है, ये सब चीज़ें आपका होगा। दूसरा पर्यायवाची शब्द आप देख लीजिएगा, जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं वही आप देख लीजिएगा। हिंदी में भी 25 में से अगर 15 से 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन भी सही करते हैं तो बहुत अच्छा माना जाएगा। विलोम शब्द आप देखिए सब तो नहीं पढ़ सकते हो, अगर इजी आ गया तो सब कर लोगे, और टफ जैसे पिछली बार आ गया यूपीपीएससी एई का, अगर वैसा पेपर आ गया तो सब ढक्कन हो जाओगे। इसलिए जो बहुत अच्छे से पढ़ के जाओगे तो उसी में आप कर पाओगे। नहीं तो जो पिछली बार पेपर हुआ है, काफ़ी बच्चे मैं जानता हूँ कि हिंदी में 2 से 3 क्वेश्चन सही हुए, बस उसके ज़्यादा नहीं सही हो पाए हैं। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, पूरा बोल रहा हूँ। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेकार्थक शब्द, उपसर्ग एवं प्रत्यय इंपॉर्टेंट है। उपसर्ग एवं प्रत्यय ये इंपॉर्टेंट है। और आपका क्या है, अशुद्ध, शोधक, वर्तनी, तो ये तो हो सकता है। और इम्पोर्टेंट जो है आपका तत्सम तद्भव शब्द, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ठीक, संधि, समास, विराम चिन्ह, कारक चिन्ह, हिंदी व्याकरण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, लिंग, वचन, ये आपका हिंदी में हो गया। उसका टेक्निकल जो माय डियर आपका सिविल की मैं बात कर लेता हूँ। टेक्निकल सिविल में आपको मेनली टेक्निकल सिविल में देखिए न्यूमेरिकल पोर्शन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कम रहेगा, 30 से 40%। मुझे तो यही लगता है कि 30% ही रहेगा न्यूमेरिकल पोर्शन। लेकिन फिर भी आप लोग टेक्निकल, आप जिस भी ब्रांच के हो उसका आपको जानकारी होगी। मैं सिविल का बता देता हूँ। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पेपर, जो 2 पेपर हैं, पेपर 1 पेपर 2, वही जो आपका ईएस में है वही सिलेबस है लगभग, सॉरी जो एई में आपका सिलेबस है वही लगभग सिलेबस है, और टेक्निकल सिलेबस तो आपका लगभग हर जगह सेम है। पेपर 1 में जो पार्ट ए दिया गया है, वो आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इससे तो आपका न्यूमेरिकल ही आने के चांसेस हैं, ठीक। दूसरा आपका इसी में पार्ट ए में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में थ्योरेटिकल प्रॉपर्टीज से आ सकता है और आपका न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं। स्ट्रक्चर एनालिसिस न्यूमेरिकल आएगा, स्ट्रक्चर एनालिसिस से आपका न्यूमेरिकल ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद पार्ट बी, पेपर 1 जो है वो आपका ज़्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाते हैं, पार्ट बी, लेकिन थ्योरेटिकल भी रहेगा, ऐसा नहीं पूरा न्यूमेरिकल रहेगा। स्ट्रक्चरल स्टील डिज़ाइन आप प्रीवियस ईयर एई लगा के जा सकते हैं, और प्रीवियस ईयर एई जो आपका है वो आप लगा सकते हैं। उसके अलावा जो आप है वो जो पिछला वाला एई का एग्ज़ाम टफ था थोड़ा, इसमें आपका पार्ट बी में डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट एंड मैसोनरी स्ट्रक्चर, डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट एंड मैसोनरी स्ट्रक्चर, इसमें भी जो होगा आपका वो मेनली 50-50 चांसेस रहेंगे आपका किसका, न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल।
पार्ट सी जो पेपर जो 1 में आपका पार्ट सी जो है वो आपका बिल्डिंग मटेरियल, यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेगा। बिल्डिंग मटेरियल से ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। 100 क्वेश्चन बनने हैं पूरे पार्ट से, तो एक तरीके से हम मान के चले कि 4 पार्ट हैं डी, तो इसमें आपका ABCD करके है, तो इसमें बिल्डिंग मटेरियल हो गया, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट हो गया। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट इसमें दोनों में आपका थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा होने के चांसेस रहेंगे पार्ट सी में, ठीक है। डिटेल में आप सिलेबस पढ़ लीजिएगा। इसमें कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में CPM पद हो जाएगा, प्रोजेक्ट एनालिसिस, क्वांटिटी एस्टिमेट, बिल्डिंग सेंटर मेथड, लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड, ये सब आपका होगा। बिल्डिंग मटेरियल में आपका गुड क्वालिटी स्टोन ब्रिक, प्रॉपर्टीज ऑफ क्ले ब्रिक, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिक, जिप्सम, सीमेंट, टाइप ऑफ सीमेंट, टेस्टिंग ऑफ सीमेंट प्रॉपर्टीज, सीमेंट कंक्रीट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट, बोसोलोना, केमिकल कंपोजिशन, टिम्बर, ये सब आपका बिटुमेन, तार, पेंट, वार्निश एंड स्टैम्पर, प्रॉपर्टी यूज ऑफ एल्यूमिनियम एंड लीड, इंसुलेटिंग मटेरियल, ये सब आप वही सिलेबस है जो उसमें था आपका। और पार्ट डी जो है आपका, पार्ट डी जो है वो आपका जियो टेक्निकल एंड फाउंडेशन है, तो इसमें जियो टेक्निकल एंड फाउंडेशन, तो इसमें आपका लगभग अगर इस पार्ट से डी पार्ट से अगर 20 क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें से आपका 12 क्वेश्चन जो होंगे वो थ्योरेटिकल होंगे, और बचे हुए 7 से 8 क्वेश्चन जो होंगे वो न्यूमेरिकल होंगे, वो भी सिंपल फॉर्मूले वाले, डायरेक्ट पुट करो और वैल्यू पाओ, ऐसे वाले होंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं पेपर 2। तो पेपर 1 में आप देख सकते हैं कि पार्ट ए पार्ट बी जो है उसमें न्यूमेरिकल के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इसमें हम पेपर 1 में आपके न्यूमेरिकल ज़्यादा आएंगे, जो मुझे लग रहा है 30 to 40 क्वेश्चन जो होंगे वो न्यूमेरिकल हो सकते हैं, ठीक। बचे हुए जो क्वेश्चन होंगे आपके 60 to 70 क्वेश्चन जो होंगे, 60 to 70 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके नहीं 30 to 40 क्वेश्चन न्यूमेरिकल होंगे, 60 to 70 थ्योरेटिकल होने चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। 50-50 तो रेशियो नहीं होगा, थ्योरेटिकल ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। पार्ट 2 की मैं बात कर लेता हूँ, पेपर 2 की। पेपर टू पिछली बार पेपर 2 ज़्यादा इजी आया था, AE के उसमें सिविल की बात कर रहा हूँ मैं। पेपर 2 इजी आया था, और इस बार भी संभावना है कि वैसा ही आएगा, लेकिन न्यूमेरिकल यहाँ भी हो सकते हैं। पार्ट ए में फ्लूइड मैकेनिक्स ज़्यादा क्वेश्चन जो होंगे वो आपके थ्योरेटिकल होंगे। और ओपन चैनल फ्लो, ठीक है, इससे भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेगा। हाइड्रोलिक मशीन से न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेगा, हाइड्रोलिक मशीन से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेगा, ठीक। पार्ट बी जो है इसमें, पार्ट बी उसमें आपका हाइड्रोलॉजी, ठीक, और वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग 50-50 चांसेस हैं इसमें, न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों के चांसेस 50-50 हैं, न्यूमेरिकल एंड थ्योरेटिकल दोनों के। नेक्स्ट देखते हैं हम पार्ट सी जो है इसमें, पार्ट सी जो है आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग थ्योरेटिकल ज़्यादा रहेगा। रेलवे इंजीनियरिंग से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी रहेगा, थ्योरेटिकल भी रहेगा। पार्ट डी जो है, पार्ट डी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इसमें आपका जो है थ्योरेटिकल ज़्यादा रहेंगे। और पार्ट ई जो है वो आपका सर्वेइंग, ज़्यादा थ्योरेटिकल, थोड़ा सा न्यूमेरिकल। तो ये आपको मैंने बता दिया, ये आपका सिलेबस है। और जिसने अभी तक कोई पढ़ाई नहीं की उसका तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जिसने पहले पढ़ाई कर रखी है वो अपना रिवीजन शॉर्ट नोट से कर ले, रिवीजन कर ले। ज़्यादातर बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो AE के लिए तैयारी कर रहे हैं। पॉलिटेक्निक लेक्चरार कई जानने वाले लोगों ने जो JEE भी हैं, कहीं भी हैं, CPWD में हैं या काफ़ी टाइम से जॉब कर रहे हैं, उन लोगों ने पॉलिटेक्निक लेक्चरार ज्वाइन नहीं किया है। काफ़ी लोग मेरे जानने में हैं जिन्होंने पॉलिटेक्निक लेक्चरार ज्वाइन नहीं किया है,
लोग जेई हैं CPWD में जो है काफ़ी टाइम से जॉब कर रहे हैं, तो उन्होंने ये चीज़ ज्वाइन नहीं किया है। MCD में कोई जेई है, उसने भी ये ज्वाइन नहीं किया है। MCD में कोई जेई है, अगर उसको वैसे डिपार्टमेंट मिले हैं एई में, तो उसने ज्वाइन नहीं किया है। एई में भी नहीं ज्वाइन किया है जो वैसे डिपार्टमेंट मिले हैं। और पॉलिटेक्निक लेक्चरर तो लोग ये जो 2 डिपार्टमेंट में जो जेई हैं वो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कंपटीशन ज़्यादा एई में है एज़ कम्पेयर टू पॉलिटेक्निक लेक्चरर। कंपटीशन दोनों में है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है इस समय और वैकेंसी ज़्यादा आ नहीं रही, बहुत कम है। तो आप मान के चलिए कि आपको पॉलिटेक्निक लेक्चरर का लेवल कम मिलेगा, एई का लेवल हाई मिलेगा पेपर में, और एई का कट ऑफ भी हाई जाएगा एज़ कम्पेयर टू पॉलिटेक्निक। आप चाहें तो 2021 का कट ऑफ आप चैनल में पड़ा हुआ देख सकते हैं, कितना कट ऑफ गया है एई का, बहुत हाई हो गया है कट ऑफ। पॉलिटेक्निक लेक्चरर का फर्स्ट टाइम एग्जाम है, पेपर लेवल उतना टफ नहीं होगा। अगर पेपर इजी होगा तो कट ऑफ हाई होगी, अगर पेपर टफ होगा तो कट ऑफ कम होगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा और आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अ लॉट।